आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज और आज मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है जिसकी छवि एक जननायक के तौर पर बन रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने करप्शन की नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की। सर, के न्यूज को समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मेरा पहला सवाल यही है ब्रजेश सर आपसे कि सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस 6 महीने के कार्यकाल को आप किस तौर पर देख रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें, बड़े 6 महीनों के अंदर प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। कानून का राज 2017 से 22 तक स्थापित हो चुका था, उसको हमने और मजबूत किया है। और जो केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, लगभग सभी योजनाओं में हम नंबर 1 पर हैं। जनता का भरोसा हमारी सरकार पर बढ़ा है, दिन प्रतिदिन उसमें इजाफा हो रहा है। लोगों का मानना है कि वास्तव में गरीबों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, पीड़ितों की सरकार है और आम आदमी की सरकार है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई सर। अभी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमारे पास पहले मात्र 3 एयरपोर्ट संचालित होते थे और 2 हमारे बनारस और लखनऊ एयरपोर्ट लगातार संचालित होते थे, लेकिन अब हमारे पास बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं। 17 एयरपोर्ट्स हमारे संचालित होने वाले हैं और या संचालित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हवाई यातायात के मामले में और सड़क यातायात के मामले में। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था का हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। विद्युत व्यवस्था में मुझे अच्छी तरह याद है, 17 से पहले कुछ ज़िलों में बिजली आती थी, अब सभी ज़िलों में निर्बाध बिजली हम दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है, अस्पतालों में चिकित्सक बैठ रहे हैं, समय से उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, जाँचें हो रही हैं और हम प्रतिदिन लगभग 5 ज़िलों के 10 मरीजों से रोज़ हम स्वयं बात करते हैं। बिल्कुल, वो दिख रहा है सर। और उसका परिणाम ये है कि आप देख रहे होंगे अस्पताल परिसर में चिकित्सक की जिम्मेदारी तय हो गई। अभी तक हम स्वयं भ्रमण करते थे, अभी 1 सप्ताह पूर्व समीक्षा बैठक के दौरान हमने शासनादेश जारी किया है कि अब सभी सीएमओज, एडिशनल सीएमओ, डिप्टी सीएमओ प्रतिदिन 5 अस्पतालों का निरीक्षण करके शाम तक हमें रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट इस आधार पर होगी कि चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, मरीज कितने आए, उनकी संतुष्टि का प्रतिशत क्या था। तो इस प्रकार से हेल्थ सेवाएं लोगों को उच्च कोटि की मिले, इसके लिए सरकार हमारी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल चाहिए कि आपने एक जवाबदेही के तहत, या मैं यूं कहूं कि आपने उन मुद्दों को टच किया, वहां पर आप गए जहां पे अमूमन जो राजनेता जाने से बचते हैं, टच करने से बचते हैं और अपनी जवाबदेही से बचते हैं। आप वहां पर खड़े हुए, आप वेश बदल के गए, आप एक आम नागरिक की तरह गए और चीज़ें बदली। लेकिन अभी भी सर काफ़ी कुछ बदलना बाकी है, अभी भी ऐसी गाहे बगाए का सुधार की गुंजाइश। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, अगर हम स्ट्रेचर की बात करें, तो अभी भी भाई साहब सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन हम लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। और एकदम ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब 100% सब कुछ एक्यूरेट है, लेकिन हम बहुत हद तक सफल हुए हैं और इसमें हमें लोगों की सहयोग की भी आवश्यकता है। हमारे जो चिकित्सक हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, सब हमारी मदद कर रहे हैं और आम जनता से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं कि अस्पतालों में हमारी मदद करें और हर स्थिति में हम उच्च कोटि की गुणवत्तापरक चिकित्सा व्यवस्था लोगों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, गड्ढा मुक्त सड़कों का क्या होगा? अभी तक तो हुई नहीं सर। देखिए, अभी तक तो बरसात इस बार अक्टूबर तक हुई है जी। हम लोगों ने फंड जारी कर दिया, जिलों में सभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके खातों में फंड पहुंच चुका है और आकलन भी बन गया है जी। बरसात अब बंद हुई, आपको शीघ्र ही परिवर्तन दिखेगा। शीघ्र परिवर्तन दिखेगा सर। मेरा सवाल सर आपसे, आप एक चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अतिरिक्त आप उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी और जो है जवाबदेहियाँ हैं वो आपके ऊपर हैं। आने वाले समय के लिए चुनाव हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को रोड मैप के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्राथमिकता है? देखिए, हमारे सामने प्राथमिकता ये कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसको हमने दुरुस्त किया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दुरुस्त किया है। अब हमारे सामने है कि कैसे हम लोगों को यहाँ आकर्षित करें, जो दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हो भारत आकर उद्योग लगाएं। अभी तक हमने
इन्वेस्टर समिट्स किए थे, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें हम अपना मार्गदर्शन हम सबको दिया। अब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भारत आकर के, उत्तर प्रदेश आकर के यहाँ अपना उद्योग लगाएंगे और हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी होगी। हमारे सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हम पूरे देश में आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 आना चाहते हैं, जिससे हमारे लोगों को रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े, सम्मान के साथ उनके गाँव में, उनके घर में, उनके ज़िले में, उनके प्रदेश में हम रोज़गार दे पाएँ। बिल्कुल, रोज़गार दे पाएँ, और रोज़गार देना सरकार का एक मुख्य एजेंडा के तौर भी था। मेरा सवाल सर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल मेरा सर आपसे ये है कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे की, राम मंदिर की, चूँकि मैं जानता हूँ कि आप जो हैं वो मंदिर, राम मंदिर का बहुत सारे लोग सर इतिहास पढ़ते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जब इतिहास बनाया जाएगा तो ब्रजेश पाठक उसमें नींव के पत्थर में होंगे। ये मुझे इस बात का पूरा इल्म है, जानकारी है। तो राम मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा? राम मंदिर 2024 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। क्या रूपरेखा और भव्य होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मीडिया के लिए 1-2 दिन पहले खोला गया था, सभी चैनल्स वहां पर गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, और वहां पर लगभग काम समय से चल रहा है, कोई देरी नहीं है, और हम सब पाएंगे कि अप टू द मार्ग गुणवत्ता के साथ भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पूर्व की सरकारों में हम देखते थे राजनेताओं पे बहुत सारे आरोप लगते थे, लेकिन इस सरकार में ठीक है, राजनेताओं पर कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, लेकिन अफसरशाही पर बहुत सारे। देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी स्तर भ्रष्टाचार मिलेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। आपके पास कोई अगर स्पेसिफिक सूचना तो मुझे बताएं, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अफसरों पे नौकरशाही पे आप कोई स्पेसिफिक सूचना बताएं कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, ये पत्र है, हम उस पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। हीला हावली हो रही है जो इस बात की लेकर शिकायतें आती हैं, हम लगातार IGRS पर इस बात को मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी भी स्थिति में जनता की जो ग्रीवेंसेज है उनको हम पूरा कर पाएँ, और यदि कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, गलत रिपोर्ट तक आकर प्रस्तुत किए हैं, तो हमने उस IGRS की रिपोर्ट का खंडन करते हुए पुनः रिपोर्ट मांगी है, और गलत रिपोर्ट पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। सरकार से रिलेटेड ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं सर। देखिए, जिन घटनाओं को आप कह रहे हैं हमारे लिए चिंता का विषय है, और हम सभी घटनाओं में कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारी बेटियों की और हमारी महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए नंबर 1 पर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में महिला सुरक्षा नंबर 1 पर है। किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख सके। जो मंचले थे, जो सड़कों पर, डिग्री कॉलेज पर, यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजों के बाहर तिरछी नज़र से, बुरी नज़र से बहनों को देखते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने 15,000 से मुकदमे दर्ज किए हैं, 15,000 से अधिक, और 16,500 से अधिक लोगों को जेल में बंद किया है। जी, तो क्या इसको आप काफ़ी समझते हैं? लगातार हम जारी रखेंगे। देखिए, कोताही नहीं होगी। हर स्तर पर हम इसको चैतन्य भाव से और अलर्ट मोड में हम काम कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हमारी सरकार काम कर रही। किसी भी स्थिति में हम आम जनता को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकते। मेरी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे लाना, लोगों को रोजगार देना और सुव्यवस्थित सरकार चलाना। लोगों को महसूस हो उनके जीवन की बदलाव लाने वाली सरकार है। ऐसी सरकार हम दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये मेरा पहला सेगमेंट था और इस सेगमेंट में बतौर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से हमने बात की और जानने की कोशिश की सरकार का हाल, सरकार की जवाबदेही और उन सारे सवालों के हमने जवाब लेने की कोशिश की जो जनता के मन में है। इस जो सेगमेंट है इसमें सर हम आपके ऊपर बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे बात करेंगे, आपकी प्रोफाइल पर बात करेंगे और आपको पसंद और नापसंद पर बात करेंगे। मेरा पहला सवाल सर आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफाइल से लेकर ये है कि आप इससे पहले किसी दूसरे दल में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी से आपने एक लंबी राजनीति पारी खेली है और योगी जी भी कुशल प्रशासक हैं, बहन जी को भी कुशल प्रशासक जो है वो कहा जाता था। दोनों के बीच में जो है अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो मेन डिफरेंस आप क्या पाते हैं सर? आपने दोनों के साथ बहुत करीब से काम किया है, एक के साथ कर रहे हैं, एक के साथ। देखिए, बहन जी के खिलाफ हम कुछ कह नहीं पाएंगे। नहीं, मैं खिलाफ या मैं आपको बता, बहन जी खिलाफ कुछ कह नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। दोनों, अगर योगी और मायावती को, अगर मैंने आपको कहा ना, बहन जी के खिलाफ हम कुछ कह नहीं पाएंगे। आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। अगर हम कुशल प्रशासक की बात करें सर, बहन जी को भी कुशल प्रशासक, इस विषय में हम कंपेरिजन हमसे न कराएं। हम ये तय कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में
प्रदेश की चर्चित सरकार है और बेहतर से बेहतर काम कर रही है। बेहतर से बेहतर काम करें। निश्चित तौर के ऊपर इस सवाल को थोड़ा सा जो है ठीक है बचना चाह रहे हैं, बच सकते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें या पूरे देश की राजनीति की बात करें, आप केजरीवाल एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा मोहरे के साथ सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केजरीवाल की राजनीति को? केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वो दिल्ली में लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल किए हैं। पंजाब का हाल तो आप जानते हैं कि वहाँ पर विकल्पहीनता की स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी आपसी द्वंद्व के कारण, और इस वजह से उनको मौका लगा है। लेकिन आने वाले दिनों में उनकी कलई खुल जाएगी और पूरी तरह से वो फ्लाप्सो साबित होंगे। केजरीवाल सिद्धांत की राजनीति नहीं करते, वो गुमराह करके लोगों को लुभावने वादे दे करके राजनीति करते हैं। अब दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में उन्होंने वादा किया था कि हम फ्री बिजली देंगे, अब उन्होंने उसको स्वैच्छिक कर दिया है। तो इसको मैं मानता हूँ कि केवल ये सत्ता प्राप्त करने के लिए ही उनकी पॉलिटिक्स है। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं या किस तरीके की? देखिए, लोगों को ये महसूस हुआ है कि ये उनकी अपनी सरकार है जी। अभी तक सरकार कुछ चंद लोगों के हाथ में होती थी, चंद बिरादरियों के हाथ में होती थी, और मैं तो कहूँगा गुंडे, माफिया, बदमाश, मफाली, लुच्चे, लफंगों के हाथ में होती थी। अब सरकार कानून पसंद लोगों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है। बिल्कुल आम आदमी और गरीब आदमी की सरकार बता रहे हैं ब्रजेश जी। काफ़ी हद तक जो है बात बिल्कुल सही भी है। जो मासेस की जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी है। विजय सर, एक नोटों पे कंट्रोवर्सी हुई है, केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब तो दरअसल आप क्यों नहीं चाह, ये केवल क्या गलत है? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, ये केवल मीडिया में आने के लिए, आप ना चलाओ तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो हमेशा ऐसा बात करेंगे कि वो मीडिया में लाइन चल जाए। उनसे पूछो कि आपने अपनी जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ क्या किया। पंजाब का हालत आप देखते हैं, वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में लाइन ऑर्डर बुरी तरह से हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। दिल्ली में आपने बिजली को स्वैच्छिक कर दिया है, आप करना क्या चाहते हो? आप स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम बैंड बजा कर आपने दिल्ली में रख दिया है। दिल्ली में आपने टीन डाल करके मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। दिल्ली के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ ना भेज करके आप मोहल्ला क्लिनिक में बैठा दिए BMS डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता। दिल्ली की शासन व्यवस्था बुरी तरह दिल्ली सरकार की फेल है। केजरीवाल फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। हाँ, गुमराह करके वोट हासिल करना दूसरी बात है, लेकिन सरकारी तौर पर उनको अच्छा नहीं मानता। आकाश आनंद कह रहे हैं संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की फ़ोटो जो है वो देखिए लोकतंत्र में तरीका ये है कि यदि आपको लगता है कि आपकी बातें उचित हैं तो जनता उन पर मुहर लगाती है ना, और यही तरीका काम करने का है जी। तो आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए और जनता के बीच में जाइए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ अखबारी है, और आप न चलाओ तो कहीं भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक लंबे समय तक धुरी बने रहे मुलायम सिंह यादव नहीं, और मुलायम सिंह यादव के बाद जो है समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल फ्यूचर किस तौर पर आप देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, देखिए विरोधी पार्टी के बारे में, विरोधी पार्टी के बारे में मैं समझ रहा था सर आप यही जवाब दें। विरोधी पार्टी के बारे में कहना हमारे लिए कोई उचित नहीं है। सबको अपना हक है। एक बीइंग राजनेता, एक पॉलिटिशियन सर, आप इस तौर पर देख रहे हैं। अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कहें तो मैं कह सकता हूं कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद इसका विकल्प भर पाना बहुत मुश्किल काम है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की पार्टी बनकर के उभरी है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है, आपको जाना है कार्यक्रम में। राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो कभी पानी पी के कोसा करते थे सर, आपको, आप उन्हें मित्र कह रहे हैं। हमें कभी नहीं कोसे वो जी। अरे उत्तर भाजपा, देखिए भाजपा को भी नहीं कोसे वो जी, वो भाजपा को कभी नहीं कोसे वो जी। मेरा मानना है कि देखिए मित्रता हर जगह हो सकती है, और वो हमारे स्थायी मित्र हैं जी। और ये उनका मन है, कहाँ रहें कहाँ न रहें, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की निर्णय है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हमारे मित्र हैं। छोटे दल बड़ी ख्वाहिशें, छोटे दल अगर आपको कभी कभी सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ कहते नहीं कि बड़ी पतंग अगर उड़ाई, पतंग आपने उड़ाई सर, ये लोकतंत्र का मेला ऐसे ही चलता रहता है। सर आपने पतंग उड़ाई सर, बड़ी पतंग उड़ाई, छोटी पतंग आके काट के निकल जाती है सर, बड़ा तकलीफ। ये लोकतंत्र का मेला ऐसे ही चलता है। लोगों की मनों को एक साथ इकट्ठा करना और एक मंच पे ला करके जनता को एक अच्छी सरकार, अच्छा सुझाव, अच्छा डेवलपमेंट प्रस्तुत करना है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देश की जनता सर आपको एक जननायक के तौर पर देख रही है। अनिल कपूर का जो पिक्चर आई थी, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं तो फैसला ऑन द स्पॉट सर, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये जो आप कार्य कर रहे हैं तो
तो इसमें काफ़ी दुश्वारियाँ भी आती हैं। नहीं, मुझे कोई दुश्वारियाँ नहीं आती। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच का हूँ, उन्हीं के बीच रहता हूँ और उनके लिए ही काम करता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? मैं उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जो जन जन तक पहुँची हैं और जो लोग उससे अभी नहीं पा पाए हैं, अब तत्काल जन सुविधा केंद्र पर जाकर उसके लिए आवेदन करें और सुविधा का लाभ उठाएं। और हमारी सरकार लगातार आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। हर स्थिति में आपके सुख दुख में हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं के न्यूज़ का उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बेबाकी से राय रखी। फिलहाल शबी हैदर और उसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।